नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि राष्ट्रकूट वंश से कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे और उन शासकों ने किस प्रकार से शासन किया था, उनके शासन के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी और इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते भी हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब हम उनके विस्तार से उनके अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं कि भाई शासक कौन से सन में बने थे, किस प्रकार से शासन किया था, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश और उनके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। ठीक है, तो क्या है राष्ट्रकूट वंश। अगर हम इनके बारे में जाने तो ये जो राजवंश हैं, हम इनको इस प्रकार से भी संबोधित कर सकते हैं कि ये पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत के उदित राजवंश हैं। ठीक है, प्राचीन काल में तो संगम काल में बहुत सारे राजवंश है। संगम काल से तो महत्वपूर्ण जो राजवंश हैं वो चेर, चोल और पांड्यों के बारे में विस्तार से जानकारी है, लेकिन उनके बाद में दक्षिण जब पूर्व मध्यकाल शुरू होता है हमारे इतिहास के मुताबिक, ठीक है, हमारे इतिहास के आधार पर जो कि हमारे इतिहासकारों ने हमें जानकारी दी है, उनके आधार पर अगर हम बातें करें तो ये पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश है। इनसे संबंधित इनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रकूट जो थे वो बादामी के चालुक्य जो थे, बादामी के जो चालुक्य थे ये उनके सामंत थे। और हमेशा इतिहास में एक घटना हमेशा घटी है कि जो राजा के सामंत होते थे आने वाले समय में वो ही शासक बनकर सामने आते थे। क्यों? राजा अगर किसी युद्ध के दौरान क्षति हो जाती थी, दुर्घटना हो जाती थी या फिर वो उनकी हत्या हो जाती थी, तो कुछ भी ऐसा कार्य होते थे तो ये जो सामंत होते थे, सामंत ये अपने अपने क्षेत्र के छोटे छोटे अधिकारी होते थे, फिर ये अपनी शक्ति का विस्तार कर लेते थे और विस्तार करते थे तो आने वाले समय के ये राजा होते थे। ठीक है, तो ये क्या थे? चालुक्यों के तो ये सामंत थे। इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि भाई कहां से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं। नंबर एक कि ये जो थे राष्ट्रकूट कौन थे। अगर ये चीज पूछ ली जाए, सभी को पता है कि राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश था, लेकिन हमें कैसे पता भाई वो राजवंश था? तो इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि ये जो थे चालुक्यों के सामंत थे और इनका जो शासन था किनका? राष्ट्रकूटों का। वो शासन कहां था? दक्कन में। दक्कन में ये शासन करने वाले थे। भाई इसके जो राजा थे वो दक्कन में शासन करने वाले थे और किसके समकालीन थे? ये पाल राजा और प्रतिहार। अब यहां पर समझो इनके समकालीन थे भैया, ठीक है, अच्छी बात है, समकालीन थे, लेकिन पाल कौन थे? पाल राजा वो थे जो पूर्व मध्यकालीन पूर्वी भारत के, इसको हम पूर्वोत्तर भारत के नाम से भी संबोधन कर सकते हैं कि भैया ये जो पाल थे ये पूर्वी भारत के राजा थे उस समय, और प्रतिहार जो थे वो उत्तर भारत के राजा थे। तो उसी तरह राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकाल में राजवंश उदित हुए थे। ये तीनों क्या थे? एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस वंश के जो प्रमुख शासक थे, इस वंश के सबसे प्रमुख शासक और शक्तिशाली जो शासक थे वो दंती वर्मन। अब दंती वर्मन को दंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यही वो शासक हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो दंती दुर्ग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये 735 ईस्वी में राजा बनते हैं और 756 ईस्वी तक ये राज करते हैं। यही सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने
इनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो ये कि 8वीं सदी के मध्य, याद करना, ये 8वीं सदी के मध्य है। चालुक्य शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन। चालुक्य शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन थे, क्योंकि ये बादामी के सामंत, यानी बादामी के चालुक्य के ही तो ये सामंत थे। ये जो दंती दुर्ग था, ये चालुक्य राजवंश के सामंत थे, समंत, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, देखो वही वाल मैंने आपको बताया कि राजा के जो सामंत थे, आने वाले समय में यही राजा, कुछ तो राजा के खिलाफ विद्रोह करते हैं, कुछ मौके का फायदा उठाते हैं। तो वही चीज कि 8वीं सदी में, जब 8वीं सदी के मध्य का समय था, तभी ये क्या करते हैं, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराते हैं। कौन? दंती दुर्ग, यानी एक तरह से विद्रोह करते हैं और उन्हें हराते हैं। तो यहां पे आप ये चीज नोट कर लेना। और उसी समय क्या होता है, महत्वपूर्ण घटना, कि ये अरब यानी कि उस समय हमारे उत्तरी भारत पर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अरब यानी तुर्की आक्रमण भी शुरू हो चुके थे, ठीक है। तो ये जो दंती दुर्ग थे, इन्होंने अरबों के आक्रमण को भी विफल किया था। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पर तो क्या है, अब इसके बाद में जो चालुक्य शासक थे वो विक्रमादित्य थे। अब यहां पर आप मेरे प्यारे साथियों समझो कि इन्होंने ही, दंती दुर्ग ने पहले कीर्तिवर्मन को हराया और उसके बाद में इन्होंने अरबों के आक्रमण को विफल किया, यानी अरबों से टक्कर ली और उन्हें किसी भी क्षेत्र पर अधिकार नहीं करने दिया अपने पे। तो इससे क्या हुआ कि जो चालुक्य शासक थे ना, विक्रमादित्य, वो खुश हो गए, भाई वाह, इन्होंने अरबों को रोक दिया। तो उन्होंने इन्हें, यानी किसने? इन्होंने, विक्रमादित्य ने इन्हें दंती दुर्ग को पृथ्वी बल्लभ और खंडवालोक की उपाधि दी थी। उपाधि देने वाले शासक कौन थे? विक्रमादित्य। इन्होंने दी थी किसको? दंती दुर्ग को, कि पृथ्वी बल्लभ और खंडवालोक की उपाधि इन्हें अरबों के आक्रमण को विफल करने के कारण दी थी। इनकी जो राजधानी थी, किनकी? दंती दुर्ग की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। और उज्जैनी में इन्होंने, भाई मान्यखेत और उज्जैनी उस समय बहुत समृद्ध नगर थे पूर्व मध्यकाल में। तो मान्यखेत को तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और उज्जैनी में दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ किया था। ये इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और क्या करा था, जब ये यज्ञ किया था दंती दुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, तो जो पिरतिहार थे ना, पिरतिहार राजा, ठीक है, क्या थे? द्वारपाल का कार्य। इस यज्ञ में उन्होंने जो कि मंडप लगाया था, द्वार लगाया था, दरबार लगाया था इस यज्ञ के दौरान, उसमें पिरतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। दंती दुर्ग यानी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और यही एक ऐसा राजवंश है जिन्होंने त्रिशक्ति संघर्ष, पाल, पिरतिहार, राष्ट्रकूट, यानी अपने दबदबे के लिए, अपने वजूद के लिए या अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए जो तीन राज्य आपस में लड़ते थे ना, यही वो साउथ के राजवंश है जो कि उत्तर भारत तक इन्होंने आकर हस्तक्षेप किया था, ठीक है, द्वारपाल का कार्य किया था। इसके बाद में कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश से शासन करने आते हैं और वो 756 ईस्वी में राजा बनते हैं और 773 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि पेपरों में इनके ऊपर आता भी है, क्या कि चालुक्य के अस्तित्व को इन्होंने पूर्ण रूप से नष्ट किया। ये वो है कृष्ण प्रथम
इन्होंने चालुक्य राजवंश की अस्तित्व को ही संपूर्ण नष्ट कर दिया। और सबसे बढ़िया बात, इन्होंने यानी कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा, एलोरा का क्या है, कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसमें उन्होंने गुहा मंदिर, याद रखना गुहा मंदिर निर्माण किया था, करवाया था। अब यहां पर देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां से पेपरों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आज हम ये जो मेरे प्यारे साथी हैं थोड़े से परेशान कहां हो जाते हैं, ये है एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि गुहा मंदिर है, गुफा मंदिर है एलोरा का, ठीक है। लेकिन कांची का भी कैलाश मंदिर है, ठीक है। तो यहां पर ये शासक, क्योंकि वो पल्लवों ने बनवाया था, ये राष्ट्रकूटों ने, तो यहां पर थोड़े परेशान होते हैं। आपने हमेशा याद रखनी है मंदिर चाहे कांची हो या एलोरा हो, गुहा मंदिर देखना, अगर गुहा मंदिर का नाम आता है, गुफा मंदिर का नाम आता है, तो वो एलोरा में है कैलाश मंदिर। और खाली कैलाश मंदिर का अगर निर्माण का नाम आता है तो वो कांची में, ठीक है, जिसका निर्माण नंदीवर्मन जी ने करवाया था, ठीक। इसके बाद में जो शासन करने आते हैं राष्ट्रकूट वंश से, वो ध्रुव आते हैं, जिसको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये 780 ईस्वी में राजा बनते हैं और 793 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनसे क्या है, अब मैंने वही तो ध्रुव, ये ध्रुव वो शक्तिशाली राजा हैं जिन्होंने त्रिसत्तात्मक यानी संघर्ष जो था पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने उत्तर भारत में भी हस्तक्षेप किया था। तो कौन थे, ध्रुव, ठीक है। इन्होंने त्रिसत्तात्मक संघर्ष में हस्तक्षेप किया था और यही वो शासक हैं शक्तिशाली राष्ट्रकूटों के, जिन्होंने प्रतिहार शासक वत्सराज, जो प्रतिहारों के राजा थे, प्रतिहार वंश के राजा थे वत्सराज, इनको हराया। और पाल शासक कौन थे, धर्मपाल, इनको भी हराया। यानी राष्ट्रकूटों ने इन दोनों ही राजवंशों के राजाओं को हराया। इनके बाद इनके शासन से यही महत्वपूर्ण घटना है और इसी के बारे में ज्यादातर पूछा भी जाता है। इनके बाद में जो बनते हैं वो गोविंद तृतीय राजा बनते हैं, जो कि 793 ईस्वी में राजा बनते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं और 814 ईस्वी तक शासन करते हैं। इन्होंने भी चालुक्यों को हराकर, इन्होंने भी बचे कुचे जो चालुक्य शासक थे जो कि कमजोर अवस्था में थे, क्योंकि चालुक्यों की अब हार होनी शुरू हो जाती है, चालुक्य राजवंश पतन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो इन्होंने भी चालुक्यों को हराकर वीर नारायण की उपाधि धारण की थी। किसने, गोविंद तृतीय ने। और इसने क्या कहा था कि पल्लव, पांड्य, केरल, केरल का मतलब चेर, पल्लव, पांड्य, चेर यानी केरल और गंग राजाओं को इन्होंने, जो इनका संघ था, ये सभी राजाओं का जो संघ था उसको ध्वस्त किया। ध्वस्त का मतलब है कि इनका संघर्ष हुआ था और संघर्ष हुआ तो इन्होंने उन्हें हराया था। इन्होंने पाल शासक गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया और उनसे मालवा का जो राज्य था, मालवा की जो जगह थी वो छीन ली। अब देखो भाई मेरे प्यारे साथियों, इनके जो पूर्वज थे ध्रुव ने वत्सराज और धर्मपाल को हराया। और इनके बाद जो गोविंद तृतीय होते हैं वो भी राष्ट्रकूट वंश से ही हैं। ये भी पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराते हैं और मालवा छीन लेते हैं, ठीक है। और अपने अधिकारी, अब इनके जो अधिकारी थे वो कौन थे, वो परमार वंश के उपेंद्र थे, उनको सौंप देते हैं। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, हम आने वाली वीडियो के में इनके माध्यम से जानेंगे। अब देखो इन्होंने परमार वंश के उपेंद्र को ये मालवा दे दिया। जब मालवा दे दिया तो मैंने आपको क्या बात अभी जानकारी दी थी, वो यही कि राजाओं के जो सामंत थे वही आने वाले समय में विद्रोह करके राजा बनते हैं। अब देखो परमार वंश के उपेंद्र को ये सौंप देते हैं मालवा
कि लो भाई मालवा पे अब तुम राज कर लो, लेकिन मेरे अधीन। और जब अधीन रह के करेंगे तो ये अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे तो यहां से फिर परमार वंश उदय होगा। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सौंप देते हैं। इसके बाद में जो शासक होते हैं अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष यह है 814 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं और 878 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वानों का संरक्षण करने वाले थे, उनका आदर करने वाले राजा थे। इनके शासन से महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है कि इन्होंने कन्नड़ भाषा में खुद, क्योंकि ये खुद विद्वान थे अमोघ वर्ष, इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नो उत्तर मलिका, क्या प्रश्नो उत्तर मलिका यानी कविराज और प्रश्नोत्तर मलिका की रचना की। किसने? अमोघ वर्ष जी ने। शासन 814 और 878 ईस्वी है। इनकी राज्यसभा में क्या है? आदि पुराण। आदि पुराण क्या है भैया? ये आदि पुराण के जो लेखक थे वो कौन थे? जिनसेन थे आदि पुराण के लेखक थे जिनसेन। लिखा क्या था? आदि पुराण। किसमें? और रहते थे कहां पर ये जिनसेन? तो इनकी राज्यसभा में। भैया किसकी राज्यसभा में? तो अमोघ वर्ष की, क्योंकि ये खुद विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे, उनका संरक्षण करते थे और विद्वानों को प्रोत्साहित करते थे, इनाम भी देते थे। तो इनकी राज्यसभा में आदि पुराण के लेखक जिनसेन निवास करते थे और गणित सागर संग्रह के लेखक महावीर आचार्य और स्वयंभू निवास करते थे इनके शासन के दौरान। कौन कौन थे? जिनसेन, महावीर आचार्य और स्वयंभू। ये याद रखना, ये अमोघ वर्ष जी के राज्यसभा में निवास करने वाले विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या लिखा? आदि पुराण और गणित सार संग्रह। पेपरों में पूछे जाने वाला है, ये कई बार आया है। इनके सवाल हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इनके ऊपर आपको उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन बनाकर दे सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे, जैसे कि आदि पुराण के लेखक कौन है, या जिनसेन ने किस ग्रंथ या पुस्तक की रचना की, या फिर मिलान के लिए ये पुस्तकें होंगी और लेखक होंगे। मिलान के लिए पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से ग्रंथ या पुस्तक कौन कौन से विद्वानों ने लिखे हैं। या फिर पेपरों में ये आ जाए कि गणित सार संग्रह का लेखक कौन है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि ये किसके दरबारी कवि थे, या फिर ये पूछ लिया जाए कि आदि पुराण और गणित सार संग्रह किसके शासन के दौरान लिखे गए, या फिर उस समय किसका शासन था। इस तरीके से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों के बारे में परेशान ना हो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अभी पेपर चल भी रहे हैं, नेट के पेपर चल रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों ने ये शुरू 6 तारीख से हुए हैं और दे भी दिए होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं, जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते। इनसे बाहर ज्यादातर पेपरों में बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है, ना पूछा जाता है भाई। इन्हीं से ही, इनके अंदर ही जो वाक्य महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं से तो पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। बनते कैसे हैं? फिर आपको एक उदाहरण देता हूं। राजा के बारे में पूछ लिया जाएगा, समय से संबंधित पूछा जाएगा, भाषा से, विद्वान से, इनके द्वारा निर्मित मंदिरों से, इनके द्वारा निर्मित ग्रंथों से, इनके द्वारा निर्मित गुफाओं से, इनके समकालीन राजा, इन्हीं के बारे में पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे हम अपनी आने वाले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। ज्यादातर तो मिलान के लिए भी, कभी राजा मिलान के लिए रख दिए, कभी इनका समय मिलान के लिए रख दिया, कभी इनके विद्वान मिलान के लिए रख दिए, और कभी शुरू के राजा से लेकर आखिर तक के राजा, ये नहीं है
मिलान के लिए इस प्रकार से भी आते हैं कि भाई राष्ट्रकूट शासक रख दिए, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ये है, उसके बाद में रख देंगे पाल प्रतिहार राजवंश से, फिर पाल राजवंश से, और कहेंगे कि मिलान कीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चैनल नया है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो ये निवास करते थे और जो थे अमोघ वर्ष ने तुला पुरुष दान किया था, तुला पुरुष दान किया था। ये क्या थे, अमोघ वर्ष जैन धर्म मानने वाले थे, ठीक है। इनके शासन से यही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि पेपरों में इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। इनके बाद में राष्ट्रकूट शासक जो बनते हैं वो इंद्र तृतीय बनते हैं, जो कि 914 ईस्वी में राजा बनते हैं और 929 ईस्वी तक शासन करते हैं। केवल इनसे यही है। और इनके बाद में आते हैं कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय जो कि 939 ईस्वी में राजा बनते हैं और 967 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बाद में कृष्ण तृतीय के समय में कौन से, ये अन्य राजा हैं राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। इंद्र तृतीय के ही समय में भारत भ्रमण पर आए थे कौन, इन्हीं के समय यानी राष्ट्रकूट शासकों के समय में ही भारत के भ्रमण पर अरब यात्री थे अल मसूदी, अल मसूदी जो कि भारत पर भ्रमण करने आए थे, घूमने आए थे, यहाँ किस प्रकार से जनता रहती है, राजा किस प्रकार से शासन करते हैं, ये सब चीजें यहां पर देखने आए थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, अल मसूदी राष्ट्रकूट शासकों के बारे में क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं, बलहारा और बल्लभराज। ये जो शब्द हैं ये अल मसूदी ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों के लिए कहे हैं। इनका मतलब है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा, भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा किसको कहते हैं, इंद्र तृतीय के लिए, उसी के समय ये आते हैं। इनके बाद में जो शासन करने वाले थे वो कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय 939 ईस्वी में, 939 ईस्वी में ये राजा बनते हैं। इनके बाद में जो शासन करने वाले थे वो कृष्ण तृतीय थे जो कि 939 में राजा बनते हैं और 967 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके समय में क्या हुआ था, इन्होंने अपने राज्यारोहण, राज्यारोहण यानी अपने राज्य अभिषेक के समय में क्या, अकाल वर्ष, अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। इन भाई उपाधियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, ये आपने याद कर लेना है। कृष्ण तृतीय ने किसकी उपाधि धारण की थी, अकाल वर्ष की। और क्या चीजें थी इन्होंने, इन्होंने अपने समय में कांची और तंजौर, कांची और तंजौर को जीतने के बाद में पहली उपाधि अकाल वर्ष, उसके बाद में कांची जीता, तंजौर को जीत लिया, उसके बाद में इन्होंने क्या करा था, देवालय, इसने सॉरी मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखो, कांची और तंजौर जीतने के बाद में इन्होंने क्या करा, कांची युगम और तंजू युगम कोंड, क्या, तंजू युगम कोंड की उपाधि धारण की। अब यहां से आप समझो कि कृष्ण तृतीय ने पहली उपाधि अकाल वर्ष की ली थी, उसके बाद में कांची और तंजौर को जीतने के बाद में फिर से उपाधियां धारण की, कौन सी, कांची युगम और तंजू युगम कोंड की उपाधि धारण की। इनके बाद में ये जो शासक थे राष्ट्रकूट, ये चोलों के रामेश्वर तक चले गए, चोल राज्य था उधर रामेश्वरम पड़ता था, तो ये वहां तक आगे बढ़ गए अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, समझ लो, या फिर राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है। ये रामेश्वर तक जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अपने विजय स्तंभ लगाते हैं कि भाई मैं यहां तक पहुंच गया, मैंने चोलों के
एक क्षेत्र है रामेश्वर, वहां तक गया हूं और मैंने यहां पर विजय प्राप्त की है, इसलिए यहां पर ये विजय स्तंभ लगाते हैं और देवालय की स्थापना करते हैं, देवालय की स्थापना करते हैं। और रामेश्वरम में ही उसके बाद में क्या करते हैं कि रामेश्वरम में ही इन्होंने क्या करा कि कृष्णेश्वर और गंड मार्तंड द्वितीय, क्या कृष्णेश्वर गंड मार्तंड द्वितीय के मंदिरों को बनवाया। कौन कौन से मंदिर बनवाए भाई? किसने बनवाए? कृष्ण तृतीय ने। उपाधियां इन्होंने 2 बार धारण की है, क्षेत्र इन्होंने 2-3 जीते हैं, उस जो मैंने बताया ये क्षेत्र इन्होंने जीते, वहां पर विजय का स्तंभ और देवालय बनवाए। इनके शासन से महत्वपूर्ण ये घटनाएं हैं और इन्हीं घटनाओं पर प्रश्न बनते हैं। इससे इनसे ज्यादा इनके आधार पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि यही महत्वपूर्ण और मुख्य बातें हैं और मुख्य बातों से ही पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनके बाद में क्या होता है कि इनकी राज्यसभा में, अब देखो इनकी राज्यसभा में क्या थे? कन्नड़ भाषा के राजकवि, किसकी? कृष्ण तृतीय के। कृष्ण तृतीय के क्या? पौन निवास करते थे इनकी राज्यसभा में। इसने क्या किया? शांति पुराण, भैया इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी और इसके बाद में 974 ईस्वी यानी 974 और 75 ईस्वी में चालुक्य राजा, ये कौन थे? कल्याणी के चालुक्य राजा तेलप तृतीय ने राष्ट्रकूटों के अंतिम शासक, अब तक क्या थे कि ये चालुक्यों के सामंत थे और पहले किसके सामंत थे? बादामी वाले। बादामी के चालुक्य के बाद में इन्होंने उनके राजाओं को हराया, खुद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। लेकिन अब यहां पर देखो कि इनकी दूसरी शाखा ने, भाई चालुक्यों की दूसरी शाखा ने, जिसके राजा थे तेलप तृतीय ने, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक करगदुत्य को हराया और उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की। किसने? तेलप तृतीय ने फिर कल्याणी के राजवंश की स्थापना की। अब यहां पर समझो मेरे प्यारे साथियों, पहले तो बादामी के सामंत थे, उसके बाद में यहां से ये शासन करते हैं और उसी के आधार पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन इसकी दूसरी शाखा, चालुक्य की दूसरी शाखा थी कल्याणी, जिनके तेलप तृतीय थे, वो इतने शक्तिशाली हुए कि उन्होंने फिर से राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक को हराया और कल्याणी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की। तो मेरे प्यारे साथियों, ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए कि राजा से संबंधित, उनके सन से संबंधित और उनकी उपाधियों से संबंधित, उनके राज दरबार के कवियों और कवियों की रचनाओं से संबंधित और उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से संबंधित, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको राष्ट्रकूट वंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासक और उन शासकों के अंतर्गत शासन के दौरान वो किस प्रकार से शासन करते थे, क्या उपाधियां धारण करते थे, कौन कौन से निर्माण करवाए और कौन कौन से अपने प्रतिद्वंदी विद्रोही राजाओं से लड़े, उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे ज्यादा पेपरों में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।